वेलकम टू यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल स्कूल इंडिया पे, जो कि पावर्ड बाय है लेट्स स्टडी इंडिया। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में और किस तरीके से ये नर युग्मक का निर्माण करता है, इस चीज़ के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पहले थोड़ी सी पहले वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। सो बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि परागकोश क्या होता है। हमने देखा था कि जो हमारे पास पुंकेसर था उसके मुख्यतः दो भाग थे। नीचे वाला भाग जो एक डंडी नुमा भाग था, उससे हमने डंडल तंतु या फिर पू तंतु नाम दिया था, और इसके ऊपरी वाला हिस्सा जहाँ पे हमारे पराग नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो रहा था, उसे हमने नाम दिया था क्या, परागकोश। उस परागकोश में यहाँ पे आपको अगर स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या था, हमारे पास पराग कह सकते हैं पुंकेसर की संरचना थी। और इस तरीके से फिर हमने देखा था कि ये क्या था, ये हमारे परागकोश का एक व्यू था। इसमें हमने देखा था कि अलग अलग कोशिकाओं की परत पाई जाती है। जो सबसे बाहरी कोशिका की परत होती है उसे हम कहते हैं अंतस्त्वचा। दूसरी जो परत होती है बाहर से अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो दूसरी त्वचा को हम कहते हैं अंतस्थीशियम। तीसरी परत कहलाती है मध्य परत, और जो अंतिम वाली परत होती है उसे हम कहते हैं टेपिटम। और ये टेपिटम जो है ये कह सकते हैं कि बढ़ते हुआ जो हमारा नर युग्मकोद्भिद था उसे जो है भोजन प्रदान करने का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। बाकी तीन परतें जो हैं वो हमारे जो कह सकते हैं हमारा जो परागकोश है उसमें सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। हमने देखा था कि हमारा जो परागकोश था वो कैसा था, द्विपालित था, और हर पाली में दो कोष्ठ प्रेजेंट थे। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से चार जो है हमारे पास लघु बीजाणुधानी प्रेजेंट थे। इस संरचना को हम परागपुट कहते हैं। इस परागपुट के अंतर्गत हमारे पास बीजाणु मातृ कोशिका या बीजाणु मातृ ऊतक प्रेजेंट था। इस बीजाणु जनन ऊतक से ही हम एक कोशिका के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं, जिससे कि हम कहते हैं बीजाणु जन कोशिका कहते हैं। बीजाणु जन मातृ कोशिका जो होती है ये आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो द्विगुणित अवस्था है वो अगुणित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और अब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हमारे पास चतुष्क की कंडीशन होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों का नंबर अपनी मातृ कोशिका के गुणसूत्रों के नंबर का आधा होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हमारे पास चार जो है अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये अगुणित कोशिकाएं आगे चल के क्या होती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तथा परिपक्व होने के बाद ये चारों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं और हर कोशिका जो है नर युग्मकोद्भिद की तरह काम करती है। और आज हम देखने वाले हैं कि ये चारों कोशिकाएं जब अलग अलग हो जाती हैं तो ये कैसी दिखती हैं, इनके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ऐसी कुछ इन जानकारियों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आखिर जो हमारे पास, अगर आपको थोड़ा सा रिकैप में थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कराने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्या था, ये लघु बीजाणुधानी था जो कि परागकोश के अंतर्गत प्रेजेंट था। इस तरीके से हम अगर एक को ध्यान में ले तो इस तरीके से चीजें थी। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग जो है परतें प्रेजेंट थी, और ये वाली जो संरचना थी ये कोशिकाओं से पूरी रूप से भरी हुई थी। ये संरचना जो है ये ऊतकों से भरी हुई थी, क्योंकि ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह होता है जो कि एक निश्चित फंक्शन में, एक निश्चित कार्य में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो सारी की सारी कोशिकाएं हैं ये नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। तो इस तरीके की जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऊतक कोशिकाएं। कौन सी ऊतक कोशिकाएं, बीजाणुजन ऊतक कोशिका। इसको हम क्या कहते हैं, बीजाणुजन ऊतक कोशिका। तो बीजाणुजन जो ऊतक कोशिका होती, बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बीजाणुजन ऊतक। और ये जो बीजाणुजन ऊतक होते हैं इनसे अगर किसी एक कोशिका को हम अध्ययन करें तो इसे हम कहते हैं बीजाणु मातृ कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु मातृ कोशिका। और ये मातृ कोशिका क्या करती हैं, ये मातृ कोशिका करती हैं अर्धसूत्री
विभाजन, ये मातृकोशिका क्या करती हैं, ये मातृकोशिका करती हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये चारों कोशिकाएं जो हैं ये गुणसूत्रों की संख्या में अपनी मातृकोशिका से आधी होती हैं। मतलब यहाँ पे अगर द्विगुणित अवस्था है, यहाँ पे भी द्विगुणित अवस्था है, तो यहाँ पे जो अवस्था हो जाएगी वो अगुणित हो जाएगी और यहाँ पे चतुष्क का निर्माण करती हैं। 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे जो है चतुष्क का निर्माण यहाँ पे होता है। ये चतुष्क अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, हमें उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, ये समझिए कि ये चतुष्क होती हैं। और ये चतुष्क जो होती हैं ये अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। ये नर युग्मकोद्भिद जब अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था में परिवर्तित होती हैं, जब ये परिपक्व अवस्था में परिवर्तित होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परागकण, या फिर इसे हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद, या इसी को हम कहते हैं परागकण। जब ये परिपक्व होती हैं तो इसे हम नर युग्मकोद्भिद या परागकण कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। बात समझ में आ गई। अब ये जो है इस परागकण के बारे में ही, जिसे हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, इसी के बारे में ही आज की इस वीडियो में हमें समझना है। तो देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में जो कुछ समय लेके हम आपको चीज़ों को जो पहली क्लास में हमने पढ़ रखा है उसे समझाते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने पहली क्लास में जो चीज़ों को पढ़ा है उसे एक बार हम फिर से पुनरावृत्ति कर ले, उस चीज़ों का रिवाइज कर ले, उसके बाद ही हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने जब पहली क्लास शुरू की थी तो हमने कक्षा 11 के पूरे पाठ्यक्रम के साथ आपके कक्षा 12 के पाठ्यक्रम को जोड़ा था। तो इस तरीके से बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप एक लिंक बना के रखते हैं, चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगी। अगर आपने 11 में कोई भी चीज़ पढ़ी है तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ आपको कक्षा 12 में देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले अध्याय में कोई विषय पढ़ा, जैसे आपने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जाना, आपने ऊतक के बारे में जाना, आपने नर युग्मक के बारे में जाना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरे अध्याय में भी आपको सहायक होंगी। तो हर चीज़ को समझ के किस तरीके से उसे हमें दूसरे अध्यायों में सोचना है, किस तरीके से वो काम करते हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रख के ही हमारे साथ चीज़ों को आगे की तरफ पढ़ना है। क्लास शुरू करने के पहले आप अपने नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लें और चीज़ों को अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक वे से नोट में लिख ले। हालांकि आपने नोट्स अगर ऑलरेडी बनाए हैं तो आपको जो लगता है कि एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे स्टिकी नोट्स के फॉर्म में अपने नोट्स में ऐड कर लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में। तो जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो क्या होता है, वो 4 कोशिकाएं जो बनी थी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, जो कि अगुणित अवस्था में थी, उन्हीं कोशिकाओं में से एक कोशिका को हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी चोल के बारे में, इसके बाहरी कह सकते हैं, इसकी जो बाहरी संरचना है, इसकी जो बाहरी कवरिंग है, जो अस्तर है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी जो है 2 कह सकते हैं कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, 2 इनके पास चोल होते हैं। इसको आपके एनसीईआरटी में दिया गया है चोल, जिसे हम क्या कहते हैं, कवर कहते हैं। तो ये जो है बाहर वाला, इसे कहा जाता है बाह्य चोल। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, जो चीज़ें बाहर प्रेजेंट है उसे बाह्य चोल कह देंगे, जो चीज़ें अंदर प्रेजेंट है उसे कह देंगे अंतः चोल। तो इस तरीके से 2 प्रकार के चोल या 2 प्रकार की परत यहाँ पे पाई जाती है। जो बाहर की ओर उपस्थित होती है इसे कहते हैं बाह्य चोल, और जो अंदर की तरफ उपस्थित चोल होती है, जो कवरिंग होती है, उसे हम अंतः चोल कहते हैं। बाह्य चोल को इंग्लिश में हम एक्साइन कहते हैं और अंतः चोल को इंग्लिश में हम इंटाइन कहते हैं। अगर आप चाहें तो इंग्लिश के शब्दों का भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको याद रख सकते हैं। तो बाह्य के चोल को हम एक्साइन कहते हैं और अंतः चोल को हम इंटाइन कहते हैं। जो बाह्य चोल होती है ये बनी किस चीज की होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलेलिन की। नाम याद कर लीजिएगा, स्पोरोपोलेलिन, स्पोरोपोलेनिन की ये परत बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कह सकते हैं कि प्रतिरोधी होता है। किस तरीके से, चाहे तो आप इस पोलन ग्रेन को एक ज़्यादा टेम्परेचर के साथ भी ट्रीट करा देंगे, आप उसे किसी अम्ल के साथ ट्रीट करवा दें, आप इसे किसी क्षारिक एटमॉस्फेयर में ला के रख दें, तो ये खराब नहीं होती। मतलब ये एक ऐसी दीवार है अंबुजा सीमेंट वाली, जो बाहर कुछ भी हो जाए अंदर के माहौल को खराब नहीं होने देती। ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसी दीवार है, ऐसी एक लेयर है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो चाहे आप इसे अम्ल के साथ ट्रीट करवाएं, चाहे आप इसे क्षार के साथ ट्रीट करवाएं, चाहे आप इसे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दें, उष्मा दे
दे दे तो ऐसी किसी भी कंडीशन में ये बाहर की चोल खराब नहीं होती। ये इस चोल की स्पेशल क्वालिटी है, मुख्य विशेषता है। और ये बना किससे होता है? स्पोरोपोलिन। कहा जाता है कि बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या पूरी की पूरी जो हमने बायोलॉजी पढ़ी है उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी कह सकते हैं ऑर्गेनिक जो है कि केमिकल है। उसके बाद जो दूसरी होती है ये बनी होती है पेंटोज की और सेलुलोज की, तो इसे हम कहते हैं सेलुलोपेक्टिन। इसे हम क्या कहते हैं? ये सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है, तो इसे हम पेक्टिसोलुलोज या सेलुलोज पेक्टिस कहते हैं। सेलुलोपेक्टिन इसे हम कहते हैं। तो सेलुलोपेक्टिन इसे कहिए क्योंकि ये सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टिन क्या होता है और सेलुलोज क्या होता है आपको शायद पता होगा कि पेक्टिन और सेलुलोज जो है ये जब हमारे कोई नॉर्मल से सेल होती है, सेलुलोज जो होता है ये क्या होता है? जब कोई कोशिका होती है तो उसमें जो है उसमें जो उसका सेल वॉल होता है वो पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज ऐसे कुछ पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो अंदर वाली लेयर जो है एक नॉर्मल सेल की जैसे लेयर होती है वैसे होती है। ये बाहर की लेयर काफ़ी स्पेशल होती है क्योंकि ये ऐसे केमिकल से बनी होती है जो कि सभी प्रकार के अवरोधों के लिए प्रतिरोधी होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पे मैंने जो बाहर की लेयर है, बाहर की जो चोल है उसे अंदर की चोल के साथ मिला दिया है। इस स्थान को हम कहते हैं जनन छिद्र। इस स्थान को हम कहते हैं जनन छिद्र। अब बताइए कि अगर किसी चीज को चारों तरफ से अंबुजा सीमेंट से घेर देंगे तो घर से बाहर कैसे निकलेंगे? हमारे घर के चारों तरफ भी जो बाउंड्री होती है उसमें कहीं ना कहीं तो गेट बनाया जाता है ना, कि उसे आप ओपन करके अंदर बाहर जा सके। वहां पे वो अंबुजा सीमेंट वाली दीवार नहीं होती, वहां एक छोटी सी गेट होती है। तो उसी तरीके से जो हमारा नर युग्मकोद्भिद है जिसे हम परागकण कहते हैं, इस परागकण में भी जो एग्जाइन है, जो बाहर वाली चोल है, वो बहुत ही ज्यादा प्रतिरोधी होती है। तो अगर ये प्रतिरोधी रहेगी तो अंदर का जो मटीरियल है, अंदर के जो पदार्थ है वो बाहर कैसे निकलेंगे? बात समझ में आ रही है कि अंदर से अगर हमें कोई चीज बाहर करनी है, क्योंकि इसी के अंदर तो अभी हमारा नर युग्मकोद्भिद के जो न्यूक्लियस है, जो नर युग्मकोद्भिद है वो यहीं पे है। तो नर युग्मकोद्भिद को मादा युग्मकोद्भिद तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा, मादा युग्मक तक ले जाना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा स्थान होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। आप लिख सकते हैं जनन छिद्र परागकण का वह स्थान होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। ऐसी जो स्थान होती है किसी भी परागकण के लिए उसे हम कहते हैं जनन छिद्र। बात समझ में आ गई? दूसरी जो चीज है जो हमें इसके बारे में जाननी चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य भी प्रेजेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अंदर एक अगुणित अवस्था में उपस्थित केंद्रक भी होता है, एक अगुणित अवस्था की केंद्रक भी होता है। लेकिन जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया गया है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया गया है उसमें आपको दो केंद्रक दिखाए गए हैं। वो दो केंद्रक कैसे बने हैं? ये जो हमारे पास नया नया बना हुआ नर युग्मकोद्भिद है, इस युग्मकोद्भिद में होता है क्या? कोशिका विभाजन। ठीक है, इस नर युग्मकोद्भिद में क्या होता है? कोशिका विभाजन, जिसके फलस्वरूप इसके अंदर जो है दो केंद्रक बन जाते हैं। लेकिन ये केंद्रक अलग अलग नहीं होते, इसलिए ये एक ही कोशिका के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ रही कि जनरली क्या होता है कि कोई एक कोशिका होती है, जब ये डिवीजन करती है, विभाजन करती है, तो दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? अगर आपने कक्षा 11 में कोशिका विभाजन को थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कोशिका विभाजन होने के लिए पहले क्या होता है? केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होती है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि केंद्रक विभाजित हो जा रहा है, अभी कोशिका द्रव्य नहीं विभाजित हुई है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो कोशिका यहाँ पे है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस विभाजित होकर दो न्यूक्लियस बन जाएगा, लेकिन ये एक ही कोशिका के अंतर्गत, एक ही कोशिका द्रव्य के अंतर्गत उपस्थित होंगे। तो ऐसी ही कुछ प्रक्रिया, ऐसा ही कुछ
संभावना, हमें ऐसी कुछ जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें यहाँ पे दो कोशिकाएं देखने को मिलती है। एक कोशिका जो है वो आकृति में बड़ी होती है और दूसरी कोशिका जो है वो आकृति में छोटी होती है। जो बड़ी को आकृति की कोशिका होती है इसे हम कहते हैं कायिक कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का मतलब क्या होता है कि ये कोशिका कहलाती है हमारे पास ऐसी कोशिका जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव कोशिका, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। कायिक कोशिका का मतलब होता है वेजिटेटिव कोशिका। कायिक कोशिका करती क्या है कि आगे चल के जितने भी काम होंगे, चाहे यहाँ से एक पोर को जर्मिनेट करना होगा, मतलब नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए एक लंबी सी ट्यूब बनानी पड़ती है, उस ट्यूब के फॉर्मेशन में भी ये कायिक कोशिका जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जरूरी होती है। और भी जो काम होंगे वो सब कुछ ये कायिक कोशिका ही करेगी। और दूसरी कोशिका को हम कहते हैं, ये कोशिका कहलाती है जनन कोशिका। ये कोशिका कहलाती है जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या करती है? यही कोशिका आगे चल के नर युग्मक का निर्माण करती है। बात समझ में आई कि हमने क्या देखा? हमने देखा कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना कैसी होती है। नर युग्मकोद्भिद की संरचना को देखते हुए हमने जब शुरुआत की तो हमने देखा कि इसके दो चोल होते हैं, दो कवरिंग्स होती हैं। बाहर साइड में जो कवरिंग होती है उसे हम बाह्य चोल कहते हैं और जो अंदर की तरफ कवरिंग होती है उसे हम अंतःचोल कहते हैं। जो बाहर की तरफ प्रेजेंट चोल होती है उसे हम बाह्य चोल कहते हैं और ये चोल स्पोरोपोलिन जैसे केमिकल्स के मिलके बनी होती है। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। किससे प्रतिरोधी होता है? उष्मा से भी होता है, अम्ल से भी होता है, क्षार से भी होता है। तो इन सारी चीज़ों से ये क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। अगर बाहर चाहे उष्मा बहुत बढ़ जाए, चाहे बाहर बहुत अम्लीयता बढ़ जाए, चाहे बहुत क्षारीयता बढ़ जाए, उन सब की वजह से हमारे पोलन ग्रेन के अंदर कुछ नहीं होता। जस्ट लाइक कि बाउंड्री आपने इतनी बड़ी बना ली है कि बाहर आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपके घर के अंदर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद हमने देखा कि कोई कितनी भी मजबूत बाउंड्री बनाए, कहीं ना कहीं से उसका गेट होता है जो कि जिसकी सहायता से अंदर की चीजें बाहर, बाहर की चीजें अंदर हो सकती हैं। तो ये भी परागकण जो है ये भी एक प्रकार का गेट बनाता है जिसे हम कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र की सहायता से हमारे पास जो पोलन ट्यूब है, जो ट्यूब बनती है, जो एक ट्यूब लाइक संरचना का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है, उस जो ट्यूब का फॉर्मेशन जो है इसी जनन छिद्र के द्वारा होता है। उसके बाद हमने देखा कि शुरुआत में ये जो है परागकण के अंदर एक ही केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन आपके बुक में जो चित्र दिया गया है उसमें दो केंद्रक उपस्थित है। वो दो केंद्रक कैसे आए? क्योंकि उस एक केंद्रक ने क्या किया है? कोशिका विभाजन किया है। कोशिका विभाजन में केंद्रक विभाजन तो हो गया है लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ है, इसीलिए ये दोनों जो केंद्रक हैं, ये जो दोनों कोशिकाएं कह सकते हैं, ये एक ही सेल के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। जो ऊपर वाली सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? कायिक केंद्रक या कायिक कोशिका कहते हैं। मेनली इसे केंद्रक कहा जाता है। और जो नीचे की कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, या जो छोटी कोशिका होती है उसे हम जनन कोशिका कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे चीजें बनी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए और नोट्स में यही सारी चीजें लिखनी है कि जो परागकण होता है इसमें मुख्यतः दो परतें होती है। बाह्यतम परत को हम बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल जो है स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलिन जो है एक प्रतिरोधी जो है कि रासायनिक जो है कि रसायन है और ये रसायन जो है उष्मा, अम्लीयता, क्षारीयता के प्रति उदासीन होती है। फिर हम देखेंगे कि अंतःचोल जो है पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। जो बाह्य चोल होता है ये मतलब कि ये सीधा फ्लैट नहीं होता और बाह्य चोल में कहीं कहीं पे बाह्य चोल अनुपस्थित होता है। उस स्थान को हम जनन छिद्र कहते हैं। इसी जनन छिद्र की सहायता से जो हमारे पास पराग ट्यूब है, जो पराग ट्यूब बनेगी उसका निर्माण होता है। इसमें कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होते हैं। दो केंद्रक उपस्थित होता है, कायिक केंद्रक या कायिक कोशिका, और दूसरा क्या है? जनन कोशिका। जनन कोशिका आगे चल के नर युग्मक का निर्माण करेगी और जो कायिक कोशिका है यही आगे चल के क्या करेगी? यही कायिक कोशिका आगे चल के हमारे पास जो पोलन ट्यूब वगैरह जो काम होगा, जो हमारे पास सोमैटिक काम होगा, जो कायिक काम होगा, उन सारे क्रियाओं के लिए ये कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक काम करेगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और आपकी बुक में दिया गया है कि जो प्लांट जिनके अंदर परागकण का निर्माण होता है उनमें से जो 60% पौधे हैं, इनमें से क्या है? जो 60% पौधे हैं, क्या दिया गया है? 60%
60% जो पौधे हैं वो इसी अवस्था में क्या करते हैं, परागकण को अपने से प्रस्फुटित कर देते हैं, अपने परागकोश से बाहर निकाल देते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, परागकोश के लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत हो रही है। लेकिन देखा गया है कि 60% जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो है इसी अवस्था में पौधे जो है वो क्या होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। इसी अवस्था में 60% पौधे जो है वो परागकण को परागण के लिए छोड़ देते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं अपने फीमेल की खोज में। 60% पौधों में ऐसा होता है। 40% पौधों में तब क्या होता है, आइए इस बात को समझते हैं। अगर 40% पौधों की कंडीशन को समझना है तो हमें पहले इस बात को मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट या फिर आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम इसे इरेज करते हैं और हम जो है नेक्स्ट में मूव करते हैं कि 60% की बात तो समझ में आ गई मैम, अब ये 40% में क्या होता है। अगर हम 40% की बात करें तो 40% में क्या होगा कि जो बाहर की कवरिंग होगी, जो अंदर की कवरिंग होगी वो तो वैसे ही होगी। एक बार इसे इरेज कर देते हैं। 40% में क्या होगा कि जो हमारे पास अंदर की कवरिंग थी वो भी वैसे ही है और जो हमारे पास बाहर की कवरिंग थी वो भी कुछ ऐसे ही प्रेजेंट है। होता क्या है कि हमारे पास जो वेजिटेटिव कोशिका थी, जो कायिक कोशिका थी, वो तो वैसे ही प्रेजेंट रहेगी, लेकिन हमारे पास जो जनन कोशिका थी ये फिर से विभाजित होगी और दो कोशिका या दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो मतलब पहले जो दो कोशिकीय अवस्था थी वो अब 3 कोशिकीय अवस्था में या 3 केंद्रक अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब कि ये है हमारे पास बाह्य चोल, ये है हमारे पास बाह्य चोल, ये है हमारे पास अंतःचोल, ये है हमारे पास अंतःचोल, यहाँ पे है हमारे पास जनन छिद्र, यहाँ पे है हमारे पास जनन छिद्र। ये दोनों कोशिकाएं क्या हैं, ये दोनों कोशिकाएं हैं जनन कोशिका, ये दोनों कोशिका क्या हैं, जनन कोशिका हैं। और जो है ये कोशिका क्या है, ये है हमारे पास कायिक कोशिका, ये है हमारे पास कायिक कोशिका। तो ये बात दिमाग में याद रखेंगे कि जो 60% हमारे पास प्रस्फुटन होता है किसका, परागकण का, नर युग्मकोद्भिद का, वो कौन सी अवस्था में होता है, वो होता है 2 कोश की अवस्था में। वहीं पे जो 40% पौधे जो प्रस्फुटन करते हैं वो 3 कोश की अवस्था में करते हैं। जब 3 कोश की अवस्था में करते हैं तो हमारे पास जो कायिक कोशिका होती है वो 1 होती है, लेकिन जनन कोशिकाओं का नंबर 2 होता है। वहीं पे जब 2 कोश की अवस्था में करती है तो एक हमारे पास कायिक कोशिका होती है, दूसरी हमारे पास जनन कोशिका होती है। दोनों की जो संख्या होती है वो 1-1 होती है। इतनी बात समझ में आई कि किस तरीके से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब जो है इससे नर युग्मक कैसे बनेंगे, हालांकि ये प्रक्रिया हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो संरचना बन रही ना जनन कोशिका, यही आगे चल के जो है नर युग्मक की तरह काम करेंगे। यही आगे चल के कहाँ तक किसकी तरह काम करेंगे, नर युग्मक की तरह काम करेंगे। तो ये नर युग्मक का निर्माण हो गया क्योंकि कायिक कोशिकाओं से जो यहाँ पे जनन कोशिका थी, ये जनन कोशिका ने क्या किया, समसूत्री विभाजन किया, जिसके फलस्वरूप अर्धसूत्री, क्योंकि ये पूरी की पूरी संरचना क्या है, अर्धसूत्री है, तो इससे जो नई कोशिका बनेगी वो भी अर्धसूत्री रहेगी। तो यहाँ पे जनन कोशिका में क्या हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नए नर युग्मक का, मतलब यहाँ से 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। अब ये नर युग्मक कैसे आगे काम करेंगे, ये चीजें हम तब देखेंगे जब ये नर युग्मक का स्थानांतरण की प्रक्रिया हम पढ़ लेंगे। नर युग्मक को बना के यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि मादा युग्मक को भी तो बनाना पड़ेगा ना। तुम 17 बरस की और पता नहीं क्या, तुम 18 बरस के, मैं 17 बरस की, तो ये अगर 18 बरस का हो गया तो चलो 17 बरस की क्या करते हैं, मादा युग्मक भी बना ही लेते हैं। तो ये पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मादा युग्मक पढ़ेंगे। कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है आपके अध्याय में, उसको भी हम समझ लेते हैं इसी नर युग्मक से संबंधित। तो चलिए, जीवन क्षमता की अगर हम बात करें कि क्या एक बार जो पोलन बन गया, एक बार जो परागकण बन गया, वो कब तक ऐसा रहेगा, कब तक उसके अंदर ये क्षमता रहेगी कि अगर वो किसी मादा से मिलता है, किसी मादा युग्मक से मिलता है, तो वो उसे फर्टिलाइज करा सकता है, वहां पे निषेचन की क्रिया हो सकती है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि नर युग्मक और मादा युग्मक का जो स्थानांतरण वाली प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। जैसे कि इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक फीमेल।
इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा मादा युग्मक, जिसे हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। जायांग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, हमने देखा था, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्तिकाग्र, ये हमारा है वर्तिकाग्र, ये है हमारा वर्तिका और ये हिस्सा कहलाता है हमारा अंडाशय। ये हिस्सा कहलाता है हमारा अंडाशय। अंडाशय के अंतर्गत यहाँ पे बनते हैं क्या, बीजांड बनते हैं। ये संरचना जो है इसे हम कह सकते हैं कि ये बीजांड है। इसी बीजांड के अंतर्गत क्या बनती है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या बनती है, मादा युग्मकोद्भिद बनती है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और यही मादा युग्मकोद्भिद जो है इसी के अंतर्गत क्या बनती है, इसके अंदर जो है बनती है हमारे पास मादा युग्मक। तो ये क्या कहलाती है, ये संरचना आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है मादा अंड कोशिका जो है यहाँ पे बनती है, या मादा अंड युग्मक यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नर युग्मक जो बनता है वो बनने के बाद उसे वहां से निकाल दिया जाता है। जैसे क्या होता है कि आप अपने ह्यूमंस में भी देखिए कि बच्चे पढ़ाई लिखाई लड़के वगैरह कर लेते तो कहते हैं जाओ भाई बाहर जॉब वॉब करो। लड़कियों को क्या कहते हैं, जब तक उनको पढ़ाया जाएगा फिर उनकी शादी की जाएगी, फिर उनके ससुराल भेज दिया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उनको घर पे ही रखा जाता है, लड़कों को बाहर भेज दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि नर युग्मक क्या होता है, उसका जैसे ही मैच्योरेशन आता है, वो परिपक्व हो जाता है, उसे भेज दिया जाता है कि जाओ भाई अपना सब खोजो खाओ बनाओ, मतलब कि अपनी नौकरी वोकरी खोजो, अपने जीवन का गंतव्य पता करो। तो उसी तरीके से नर युग्मक को क्या किया गया है, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास एक परागकोश, यहाँ पे है हमारे पास एक परागकोश। इस परागकोश में क्या हुआ है कि इस परागकोश में जो बीजाणुधानी थी, इस परागकोश में मान लो यहाँ पे बीजाणुधानी थी, इसके अंदर क्या है, नर युग्मक का जो हमने अभी संरचना देखी वो संरचना बन चुकी है। जैसे ही ये संरचना बनेगी, यहाँ की जो दीवार है, जहाँ अलग अलग फैमिली में अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जो दीवार है वो खुल जाएंगी और ये क्या करेंगी, ये नर युग्मक को क्या करेंगे, कहेंगे कि जाओ भाई अपना खोजो खाओ कमाओ जो भी करना है करो, मेरे जगह मेरा पीछा छोड़ो। तो बेचारा वहाँ से उड़ते उड़ते कभी हवा के माध्यम से, कभी जो है कि कीटों के माध्यम से, कभी जल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर वो यहाँ तक पहुँच गया, अगर वो यहाँ तक पहुँच गया, वर्तिकाग्र तक अगर वो पहुँच गया, तब जो है कि अगर वो वर्तिकाग्र तक पहुंच गया तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे जनन छिद्र होते थे, उस जनन छिद्र से क्या होगा कि यहाँ पे उस जनन छिद्र की सहायता से यहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये ट्यूब जो है मादा के पास तक, मादा युग्मक के पास तक पहुँचेंगी। और मादा युग्मक के पास जब ये पहुँचेंगी तो हमने देखा था कि जो हमारे पास 2 नर युग्मक बने थे वो भी इसी ट्यूब में पीछे पीछे जो है चलते हुए आएंगे और ये क्या करेंगे कि अंड कोशिका के साथ मिलेंगे और उसके बाद ही बीज का निर्माण होगा। ये बात हमने पढ़नी है आगे वाली क्लास में, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि हमें जीवन क्षमता के बारे में जानना है। जीवन क्षमता का मतलब क्या है कि कितना समय तक एक जो परागकण बन चुका है वो कितने समय बाद भी अगर मादा पे पहुंचेगा तो ये ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार परागकण आपने बना दिया, 1000 साल बाद या 100 साल बाद, 10 साल बाद, 10 दिन बाद आप उसे ले जाके वर्तिकाग्र पर छोड़ दोगे तो ट्यूब बनेगी ही बनेगी और उसका निषेचन होगा ही होगा। ऐसा हर फैमिली का, जैसे अलग अलग जो पौधे होते हैं उनमें ये जो समय है कि परागकण अपने घर से निकला और यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए समय जो है अलग अलग, जो कह सकते हैं पौधों में अलग अलग होता है। जैसे गेहूं चावल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का समय होता है। अगर पौधा के परागकण जो है वो निकले और 30 मिनट के अंतर्गत अगर वो यहाँ पे नहीं पहुँचे, वर्तिकाग्र के पास नहीं पहुँचे, तो उनका जर्मिनेशन नहीं होगा, वो अंकुरित नहीं होंगे और फीमेल तक उनका पहुँचने का जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे जो ये पहुँचे, ये जो परागकण है ये जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जितने समय तक इनकी जीवन क्षमता है उसके अंदर ही अगर ये पहुँच जाते हैं तब तो ये ट्यूब बनेगी और इनका जो है मिलन मादा युग्मक से होगा। अन्यथा ये यहाँ पे पहुँच भी जाएंगे तो भी इनका मिलन नहीं हो पाएगा, इनका ये ट्यूब नहीं बन पाएगा और आगे बीज का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो समय होता है इसे हम कहते हैं जीवन क्षमता। जीवन क्षमता उस समय को
दर्शाती है, जिसमें एक परागकण के पास क्षमता होती है कि वो मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद उसमें ट्यूब की फॉर्मेशन को कर पाए। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस समय की जो दूरी होती है इसे हम जीवन क्षमता कहते हैं। तो आपकी बुक में जो है 3 प्रकार के पौधों की जीवन क्षमता दी गई है, उसे हम देखते हैं। सब 2 ही दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, 30 मिनट जो है वो किसकी जीवन क्षमता है, 30 मिनट जो है वो गेहूं चावल की जीवन क्षमता है। गेहूं चावल के जो परागकण होते हैं उनकी जो जीवन क्षमता है वो क्या होती है, वो 30 मिनट तक होती है। और वहीं पे जो महीनों तक होती है, जैसे हमारे पास रोज की फैमिली है, महीनों तक किसकी क्षमता होती है, आपकी बुक में यही 2 एग्जाम्पल दिया है। महीनों तक होती है रोजेशी फैमिली, रोजेशी फैमिली जिसमें रोज वगैरह आती है। लेगुमिनेशी फैमिली, लेग्यूमिनेशी फैमिली, लेग्यूमिनेशी फैमिली में क्या आता है, जैसे जो आपकी दालें होती है ना, मटर वगैरह, ये सारी कहाँ पे आती हैं, ये सारी आती है लेग्यूमिनेशी फैमिली में। और लेग्यूमिनेशी फैमिली के बाद एक और फैमिली आती है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, वो है सोलेनेशी फैमिली। सोलेनेशी फैमिली में बच्चों आपको पढ़ना होता है, यहाँ पे आप पढ़ते हैं आलू वाली, जो आलू के पौधे होते हैं, बैगन, मिर्ची, ये सारे जो पौधे होते हैं, इनमें महीनों तक पोलन के पास क्षमता होती है कि वो अगर महीनों के बाद भी किसी तरीके से अगर फीमेल की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसका जर्मिनेशन होने लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ये प्रक्रिया कहलाती है जीवन क्षमता। समझ में आ गया कि जीवन क्षमता वह समय अंतराल है जो कि एक पोलन को कितने समय तक एक पोलन के अंदर क्षमता होती है कि वो फीमेल पे या वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अपने पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करा सकता है। इस जीवन क्षमता को हम क्या कहते हैं, इस समय के जो समय अंतराल होता है इसे हम कहते हैं किसी भी परागकण की जीवन क्षमता। गेहूं और चावल में 30 मिनट तक होता है। महीनों तक आपको देखने को मिलता है रोजेशी जो रोज वाले प्लांट है, लेगुमिनेशी जो दालें वाले प्लांट है, और जो है सोलेनेशी जो आलू मटर बैगन मिर्ची वाली जो प्याज है फैमिली है, उसको प्याज नहीं होता इसमें, आलू मटर बैगन ये सारी वाली जो फैमिली है, मटर नहीं, मटर इज अ लेगुमिनेशी फैमिली। तो आप ये सारी जो फैमिलीज हैं इनके अंदर 1 महीने तक जीवन क्षमता देखने को मिलती है। एक और चीज आपके विषय में दिया गया है, वो दिया गया है कि ये पोलन जो है इनको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें क्या करना है कि हमें किसी तरीके से इन पोलन को संरक्षित करना है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर क्या होता है कि गाय वगैरह जब उनका हीट पीरियड आता है तो क्या करते हैं कि डॉक्टर्स आते हैं और कहा जाता है कि डॉक्टर आए हैं उनको सीमन देने के लिए। सीमन में होता क्या है कि उस गाय को आप जिस प्रकार का ब्रीड, आपका बच्चा जिस ब्रीड का आपको चाहिए होता है, आप उस क्वालिटी के मेल जो बुल होते हैं उन्हीं के सीमन को निकाल के स्टोर करके रखा जाता है और उस सीमन को जो है हम गाय को देते हैं, जिसकी वजह से गाय जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। सीमन में होता क्या है, नर का शुक्राणु होता है, क्योंकि वो जीव है, वो एक प्रकार के कह सकते हैं मैमल्स हैं, तो वहां पे क्या है शुक्राणु दिया जाता है जिसे हम मेल युग्मक कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी जो नर युग्मक होते हैं, मान लो हमें कभी इच्छा हुई कि हम ऐसे पौधे और ऐसे पौधों को मिला के कुछ ऐसा पौधा बनाएं, ऐसा होता है जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं, उनमें क्या होता है पानी कम लगता है, उनका जो समय अंतराल होता है पकने का वो कम होता है। तो सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, नर युग्मक को संरक्षित करना पड़ता है, नर युग्मक को जो है कि संचय करना होता है। तो ये तो 30 मिनट में इनएक्टिव हो जाती है, इनकी जीवन क्षमता खत्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा अगर कभी, तो जब गाय वगैरह को सीमन देने आपके घर पे आते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक कंटेनर लेके आते हैं। जब उस कंटेनर को उसमें से खोलते हैं तो बहुत सारे ठंडी ठंडी धुआं के जैसा निकलता है। तो वो जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसे लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करके हम क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और उसी लिक्विड नाइट्रोजन में हम अपने परागकण हो गया चाहे सीमन हो गया, उन चीज़ों को क्या करते हैं, रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जीवन क्षमता खत्म नहीं होती है। जब हमें उन्हें प्रयोग में लाना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यही दिया है क्या, परागकण संचय के बारे में। तो परागकण का जो संचय किया जाता है ये कब कैसे किया जाता है, द्रवित अवस्था में नाइट्रोजन, द्रवित अवस्था में नाइट्रोजन जो गैस है उसे द्रवित अवस्था में पहले परिवर्तित किया जाता है और फिर इसे किस
टेम्परेचर तक ले जाया जाता है -196, 196 डिग्री माइनस टेम्परेचर पे से ले जाया जाता है। और इस द्रवित अवस्था में नाइट्रोजन 196 डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करते हैं, परागकण को संचय करते हैं, परागकण का संचय करते हैं। इस अवस्था में हम परागकण का क्या करते हैं, संचय करते हैं। और ये परागकण जो है आप जितने लंबे समय तक इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं और इसकी जीवन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का कृत्रिम माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी परागकण की जीवन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जिस प्रक्रिया में हमें करना क्या होता है, हमें लिक्विड नाइट्रोजन लेना होता है, वो भी किस टेम्परेचर का, -196 या ऋणात्मक 196 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और उसके अंतर्गत हम अपने इसको संचय करते हैं, ताकि जब हमें इच्छा अनुसार कोई जो है कि पौधा बनाना हो तो हम इस परागकण को वहां पे प्रयोग कर सके। अब एक अंतिम विषय जो नर युग्मक से रिलेटेड आपके विषय वस्तु में दिया गया है वो क्या है, परागकण संबंधित विकार। परागकण संबंधित विकार का क्या मतलब है, जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि अस्थमा उनको हो जाता है। अस्थमा में होता क्या है कि हम जो हमारे सांस लेने की जो पाइप है वो बहुत पतली हो जाती है, और आपने देखा होगा कि जब किसी पतली पाइप से बहुत तेजी से पानी भेजते हैं तो उसका प्रेशर काफी तेज होता है, और जब किसी मोटी पाइप से हम उतना ही पानी भेजते हैं तो उसका प्रेशर काफी कम होता है। तो अगर आप अपने श्वसन अंग के बारे में जानते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके श्वसन की नाल होती है, फिर ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ये जो आपके श्वसन की नाल है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। यहाँ पे आपका क्या होता है, लंग्स होता है, और यहाँ पे भी आपका जो है लंग्स होता है। कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है। तो जो अस्थमा की कंडीशन होती है उसमें क्या होती है, ये दीवारें काफी पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जितना चाहिए होता है शरीर को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऐसा होता क्यों है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, परागकण से क्या होती है, एलर्जी होती है। ये परागकण जब उनके शरीर में जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी को लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है। जब उन्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज आया है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो ऐसे लिए वो अपना क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि वो अपनी जैव प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लेयर्स जो है समय के साथ मोटी हो जाती हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो परागकण जो है ये एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आपने एक पौधा देखा होगा जिसे हम कहते हैं गाजर घास, या उसे बायो में कहते हैं पार्थीनियम। गाजर घास या इसे हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। गाजर घास अक्सर आपने अपने खेत वगैरह में या जो खाली पड़े हुए इलाके होते हैं वहां पे देखा होगा। गाजर की पत्तियों जैसे इसका हरा हरा जो है कि हरी हरी इसकी पत्तियां होती हैं, और इसमें सफेद सफेद छोटे नग जैसे जो है फ्लावर लगे होंगे। सबके खेतों में अप्रोक्सीमेटली ये पौधा देखने को मिलता है। ये घास जो है ये बाहर से गेहूं को आयात किया जा रहा था, उसके साथ ही हमारे देश में आया था, और ये बहुत तेजी से हमारे पूरे के पूरे देश में फैलता जा रहा है। ये गाजर घास जो है ये परागकण संबंधित विकार के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके जो पराग होते हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, और ये परागकण से संबंधित विकार जैसे अस्थमा वगैरह को शुरू करते हैं या फिर उसको इनिशिएट करते हैं। दूसरा एक पौधा होता है जिसे हम कहते हैं डेविल प्लांट। आपने उसका नाम सुना होगा, सप्तपर्णी। गवर्नमेंट द्वारा सरकार के किनारे जो सड़कों के किनारे किनारे होता है ये प्लांट लगाया जाता है। काफी शीतल प्लांट होता है, लेकिन इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत ज्यादा नंबर में इसमें फ्लावरिंग होती है। सप्तपर्णी में क्या होता है कि एक चक्र में 7 पत्तियां प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम है सप्त, मतलब 7, पड़ी का मतलब है पत्तियां। एक चक्र में 7 पत्तियां प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं वो एक साथ में बहुत ज्यादा पराग उत्पन्न करते हैं, और ये जो पराग होते हैं जिनको अस्थमा वगैरह होता है या जिनकी बॉडी ज्यादा एक्टिवेट होती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल के, जो कि एक प्रकार की डिजीज है, ऐसे लोगों को ये विकार उत्पन्न करता है, जिसके बारे में आपकी विषय वस्तु में दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको पता हो गई होंगी, और आज की इस वीडियो में हम इतनी ही चीजें डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो से हम स्त्रीकेशन या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, उनका भी निर्माण हो जाएगा। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर नर का स्थानांतरण कैसे होता है, परागण की क्रिया पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद किस तरीके से निषेचन होता है, निषेचन पश्च घटनाएं पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करते हुए हम पूरे के पूरे अध्याय को बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए इसी तरीके से खत्म कर लेंगे। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।